हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको विषय कॉमर्स और अकाउंट के बारे में बताएंगे, जिसमें चैप्टर 2 का नाम है साझेदारी। साझेदारी मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। इस प्रकार अपन उसका अर्थ पढ़ेंगे। इस चैप्टर से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इस साल। साझेदारी का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं लिखिए, जिसमें अर्थ जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य करते हैं और होने वाले लाभ का बंटवारा क्या है? सभी साझेदारों के मध्य करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? साझेदारी कैसे कहते हैं। इस प्रकार भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, किसके अनुसार? 4 के अनुसार, 1932 की धारा 4 के अनुसार न्यूनतम सदस्य संख्या साझेदारी में कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और उसके बाद में अधिकतम सदस्य संख्या 50 भी हो सकती है। यदि कोई साझेदार साझेदारी फर्म कर रहा है तो सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है। यदि बैंकिंग व्यवसाय कर रही हो तो सदस्य संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार अपना सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ साझेदारी का अर्थ। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे साझेदारी की विशेषता या उसकी प्रकृति। ठीक है, सबसे पहली विशेष बात है कि साझेदारी में कितने व्यक्ति होते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो इसकी डिटेल कैसे बनाएंगे? साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा ही व्यापार किया जाता है। सेकंड पॉइंट हो गया ऐच्छिक होना। साझेदारी में सभी साझेदारों का ऐच्छिक होना आवश्यक होता है। ऐच्छिक मतलब होता है उनकी इच्छा के अनुसार व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वैधानिक व्यापार का होना। साझेदारी में वैधानिक व्यापार का होना आवश्यक होता है। फोर्थ पॉइंट है लाभ का बंटवारा होना। साझेदारी में सभी साझेदारों के मध्य लाभ का बंटवारा होना आवश्यक होता है। जितने भी साझेदारी में साझेदार दिए गए हैं उनमें उन सभी के मध्य लाभ का बंटवारा दिया जाना चाहिए। उसके बाद में असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब होता है एक साझेदार है, उसके अधिकतम कार्य रहेंगे और अधिकतम दायित्व रहेंगे। तो साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों के दायित्व कैसे रहते हैं? असीमित होते हैं। इस प्रकार अपना सेक्शन कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जिस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रारूप है। ठीक है, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप है जो हर साल एक न एक क्वेश्चन आता है अकाउंट के पेपर में। सर्वप्रथम अपन ऊपर लिखेंगे इसका टाइटल लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर 2016 समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। मतलब जो क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि कब समाप्त हो रहा है खाता। ठीक है, सर्वप्रथम इसमें 2 पक्ष होते हैं, डीआर और सीआर। डीआर मतलब होता है डेबिट, डेबिट मतलब होता है नामी। सीआर मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है जमा। ठीक है, उसके बाद विवरण। विवरण को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकुलर। राशि अमाउंट, विवरण पार्टिकुलर राशि अमाउंट। ठीक है, अब देखिए इस तरफ 2 पक्ष होते हैं तो डीआर पक्ष में टू का उपयोग करते हैं। टू मतलब होता है से। उसके बाद में इसमें बाय का उपयोग करते हैं। बाय का मतलब होता है को। इंग्लिश में भी लिख सकते हो टू बाय और हिंदी में भी लिख सकते हो से और को। राइट, अब उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डीआर पक्ष में कौन कौन सी मदों का लेख होता है। शेष नीला के नाम से सकल हानि। यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि शेष नीला मतलब शेष नीचे लाए, क्वेश्चन में सकल हानि जितनी रहेगी वो अपन अमाउंट यहाँ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है पूंजी पर ब्याज। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 5000 रुपये की पूंजी है, इस पर 2% रेट है 6 महीने का, तो आपको निकाल के यहाँ लिखना है। राइट, उसके बाद में टू वेतन। वेतन मतलब होता है सैलरी। ठीक है, उसके बाद टू कमीशन। कमीशन भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कितने % कमीशन है। ठीक है, टू ऋण पर ब्याज। यदि किसी को आपने पैसा उधार दिया है तो ऋण पर ब्याज रहेगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। अन्य व्यय जो भी, यदि किराया है जो भी है वह वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में शुद्ध लाभ से पूंजी हम चालू खाते में हस्तांतरित करेंगे। इसके बाद कौन सा खाता बनता है? पूंजी खाता, जो शुद्ध लाभ पूंजी या चालू खाते में अपन लिखते हैं इसको। अब इस तरफ देखिए जे तो हो गई आपकी डीआर पक्ष की मद है। अब आपको लिखना है सीआर पक्ष की मद है। एक बार और समझा दे रहा हूँ, इस तरफ टू का प्रयोग होगा, इस तरफ बाय का प्रयोग होगा। इस तरफ शेष नीला से जब उस तरफ सकल हानि थी तो इस तरफ क्या आएगा? सकल लाभ। ठीक है, मतलब नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको शेष नीला मतलब होता है शेष नीचे लाए, राशि अमाउंट यहाँ लिख देंगे। सेकंड है बाय आहरण पर ब्याज। सबसे पहले आप आहरण समझ लें। आहरण मतलब होता है निजी उपयोग के लिए अपन जब पैसा उधार कर मतलब खर्च करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आहरण। आहरण
सेकंड है माल का आहरण। माल का आहरण, यदि आप निजी उपयोग के लिए पैसा खर्च किया है माल बुलवाने के लिए, तो आप माल का आहरण कर रहे हो तो वो हो गया माल का आहरण। ठीक है। बाय शुद्ध हानि, इसको पूंजी हम चालू खाते में हस्तांतरित करते हैं, राशि आप यहां लिख दोगे। राइट। अब सर्वप्रथम इतनी राशि लिखने के बाद इसमें अपन कैसे शुद्ध लाभ कैसे निकालते हैं। जैसे अपन ने पूरी राशि निकाल ली, यदि आपका डीआर पक्ष का योग ज्यादा है, डीआर पक्ष का योग ज्यादा है और सीआर पक्ष का योग कम है, तो क्या आएगा आपका शुद्ध हानि आएगी। यदि आपकी जमा में राशि कम है तो हानि आएगी, और नाम में यदि आपकी कम है तो क्या आएगा, लाभ आएगा। उसके बाद में इसके बाद अपन पढ़ेंगे नोट। नोट मतलब होता है इसमें कौन कौन सी मदों का लेखा नहीं किया जाता। जैसे इसमें ऋण पर ब्याज का लेखा किया जा रहा, पर ऋण का लेखा नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में देखिए आहरण। आहरण, आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाता है। ठीक है। माल के आहरण का लेखा किया जाता है, पर शुद्ध जो आहरण रहता है, मतलब निजी उपयोग के लिए आप पैसा खर्च करते हो, उसका लेखा इसमें नहीं किया जाता। उसके बाद में पूंजी। पूंजी मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, इसका भी लेखा नहीं किया जाता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है। जैसा कि आप अगले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। स्थिर मतलब ऐसी पूंजी जो स्थायी रहती है, और परिवर्तनशील पूंजी मतलब होता है कि जिसमें चेंज कर सकते हो आप, परिवर्तित हो सकती है। ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन, मतलब अंतर बताना आपको स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में। ठीक है। अब देखिए चालू खाता। चालू खाता मतलब वो खाता होता है जिसमें आप कभी पैसे डाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो स्थिर पूंजी की दशा में चालू खाता खोला जाता है, और परिवर्तनशील पूंजी की दशा में चालू खाता नहीं खोला जाता। एक बार और, चालू खाता, स्थिर पूंजी की दशा में चालू खाता खोला जाता है, और परिवर्तनशील पूंजी की दशा में चालू खाता नहीं खोला जाता। अब देखिए स्थिर खातों की संख्या, कितने खाते होते हैं स्थिर पूंजी की दशा में। स्थिर पूंजी की दशा में 2 खाते खोले जाते हैं। कौन कौन से? पूंजी खाता और चालू खाता, 2 खाते खोले जाते हैं। उसके बाद में परिवर्तनशील पूंजी की दशा में केवल एक ही खाता खोला जाता है। कौन सा खाता होता है वो? केवल परिवर्तनशील पूंजी खाता होता है। ठीक है। शेष, स्थिर पूंजी की दशा में पूंजी खाते का शेष कैसा होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट मतलब होता है जमा शेष होता है। स्थिर पूंजी की दशा में यदि आप पूंजी खाता खोलोगे तो उसका शेष कैसा रहेगा? क्रेडिट शेष रहेगा, मतलब शेष बचेगा क्रेडिट में। उसके बाद में परिवर्तनशील पूंजी की दशा में पूंजी खाते का शेष कैसा रहता है? डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा, मतलब डीआर और सीआर दोनों हो सकता है। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है पूंजी की प्रकृति, मतलब पूंजी कैसी प्रकृति की होती है। स्थिर पूंजी की दशा में पूंजी कैसी रहती? स्थिर रहती है, मतलब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार और, स्थिर पूंजी की दशा में पूंजी की प्रकृति कैसी रहती? स्थिर रहती। राइट। उसके बाद में परिवर्तनशील पूंजी की दशा में पूंजी खाते की प्रकृति कैसी रहती? परिवर्तित होती रहती, मतलब इसमें आप चेंज भी कर सकते हो। आपको इजी टाइप समझाया जा रहा है, इसलिए आप ये कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको पढ़ लें। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है साझेदारी सल्लेख। साझेदारी सल्लेख मतलब होता है, अभी अपन बताएंगे मीनिंग बताएंगे साझेदारी सल्लेख का। जब साझेदारों द्वारा क्या है व्यापार प्रारंभ किया जाता है, तब क्या है साझेदार लिखित समझौता तैयार करते हैं। उस लिखित समझौते को ही अपन क्या बोलते हैं? साझेदारी सल्लेख बोलते हैं। ठीक है। एक बार और, साझेदारी सल्लेख किसे कहते हैं? जब साझेदारों द्वारा व्यापार प्रारंभ किया जाता है तब क्या एक लिखित समझौता तैयार किया जाता है। उस लिखित समझौते को ही अपन क्या कहते हैं? साझेदारी सल्लेख कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसका, साझेदारी सल्लेख में लिखी जाने वाली बात है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। साझेदारी सल्लेख में लिखी जाने वाली बात है, मतलब जब लिखित समझौता तैयार करता है साझेदार, तो उसमें कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाता है। सबसे पहला है साझेदारों के नाम व पते का लेखा। साझेदार का नाम और वो कहाँ रह रहा है उसके पते का लेखा होना चाहिए। साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, कितनी पूंजी व्यवसाय में साझेदार लगा रहा है। उसके बाद में पूंजी पर ब्याज का लेखा भी किया जाएगा उसमें। उसके बाद में ऋण पर ब्याज की दर का लेखा भी करना पड़ेगा उसको। उसके बाद लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में, जैसे 10 साझेदार हैं तो 10 ही साझेदारों को आप समान अनुपात में विभाजित करोगे। अब इसकी डिटेल और समझ लेते हैं डैश करके। साझेदारी सल्लेख में साझेदारों के नाम व पते का लेख किया जाता है। साझेदारी सल्लेख में साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी का लेख किया जाता है। साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज की दर का लेखा किया जाता है। साझेदारी सल्लेख में
लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपना 5th क्वेश्चन है, साझेदारी सल्लेख के अभाव में लिखी जाने वाली बातें। मतलब यहाँ अपन साझेदारी सल्लेख बना रहे हैं तो उसमें लिखी जाने वाली बात है। जब साझेदारी सल्लेख नहीं बनाएंगे तो अपन कौन कौन सी बातों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, जब साझेदारी सल्लेख नहीं बनाते तो पूंजी पर ब्याज की दर का लेखा नहीं किया जाता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज की दर का लेखा नहीं किया जाता। आहरण पर ब्याज मतलब होता है जैसे निजी उपयोग के लिए आप पैसा उधार ले रहे हैं किसी से, तो आप उसको आप रिटर्न करोगे जिस रेट से, वो आहरण पर ब्याज की दर का लेखा होगा। ऋण पर 6% वार्ष की ब्याज दर दे। कहीं कहीं क्वेश्चन में, जैसे अभी मैंने लाभ हानि नियोजन खाता समझाया था कि आप क्या है, ऋण पर 6% ब्याज की दर का क्वेश्चन में नहीं देते, तो उस हिसाब से आप ऋण पर 6% वार्ष की ब्याज दर लिखोगे, ठीक है। अब देखो लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में, इसमें क्या है, लाभ हानि का बंटवारा आप समान अनुपात में भी करोगे, ठीक है। जिस प्रकार देखिए, वेतन पाने का अधिकार नहीं, जब साझेदारी सल्लेख नहीं बनाते तो वो साझेदार वेतन पाने का अधिकार भी नहीं होता। वेतन मतलब होता सैलरी। जिस प्रकार अपन डिटेल बताएंगे, पूंजी पर ब्याज की दर का लेखा नहीं किया जाता। क्वेश्चन देखो, साझेदारी सल्लेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज की दर का लेखा नहीं किया जाता। बस इतनी डिटेल्स काम चल जाएगा। उसके बाद में देखिए, आहरण पर ब्याज की दर का लिया नहीं जाता। ब्याज की दर मतलब जो निजी उपयोग के लिए आप पैसा खर्च करते हो उसकी दर का लेखा नहीं किया जाएगा। अगला है, ऋण पर 6% वार्ष की ब्याज दर दे। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, यदि ऋण पर ब्याज की दर का लेखा नहीं हो तो आप ऋण पर 6% की दर का ही लेखा करोगे साझेदारी सल्लेख में। उसके बाद में वेतन पाने का अधिकार नहीं, साझेदारी सल्लेख में वेतन पाने का अधिकार साझेदार को नहीं होता। इतना सेक्शन खत्म हुआ और अपना चैप्टर समाप्त हुआ। कौन सा? साझेदारी, पार्टनरशिप। आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट ले लें इसका।